हेलो एवरीवन। तो बहुत बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो जो आईपीएस पीओ का भी जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला है तो उसमें वो इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि भाई एसबीआई पीओ 2026 के प्रीलिम्स में तो क्वांट में इजी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे भाई, वो इजी वाला जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे। ये गलत स्ट्रेटजी है। देखो, आईपीएस पीओ 2026 के प्रीलिम्स में जो है क्वांट के 35 क्वेश्चन रहने वाले आपके, ठीक है, मार्क्स 30 रहेगा। लेकिन हो सकता है इसका लेवल जो है मॉडरेट आ जाए, क्योंकि देखो एसबीआई पी 2026 से डिफरेंट भी हो सकता है पेपर, ठीक है। तो ऐसा मत सोच के जाओ कि इजी पेपर आएगा। हमेशा मॉडरेट लेवल प्रिपरेशन करो, हाई लेवल प्रिपरेशन करो। और अगर आपको इजी क्वेश्चन आ जाए तो अच्छी बात है, आपको जल्दी बन जाएगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा हार्ड लेवल आ गया तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आपको जो एसबीआई पी 2026 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वांट में जो है वेरिएबल बेस्ड टीआई नहीं पूछा गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आईपीएस 2026 प्रीलिम्स में जो है आपको 2 डीआई और 1 कैसलेट तो पूछा जाएगा। मे भी जो है मॉडरेट लेवल का आपको डीआई कैसलेट पूछते तो आप क्या करोगे, क्या आसमान देखने लगोगे? इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ एक लेवल ज्यादा प्रिपरेशन करो, हमेशा हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और प्रीलिम्स का मॉक दो, ठीक है। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है आपका पाई चार्ट पे, ठीक है, तो इसमें वेरिएबल बेस्ड पाई चार्ट है। तो ये इस तरह के आपके जो है क्वेश्चन डीआई आ सकता है आईपीएस 2026 के प्रीलिम एग्जामिनेशन में, ठीक है। क्योंकि एसबीआई पी 2026 में नहीं आए तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन प्रीलिम्स में जो आईपीएस पीओ के आ सकता है। तो आपको हमेशा हाई लेवल प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, जिससे कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो मतलब आपको कोई दिक्कत सॉल्व नहीं हो करने में होना चाहिए इन द एग्जाम हॉल, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या है, तो चलो उसको देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें कह रहा है पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल पीपुल मेल एंड फीमेल विजिटेड टू ए मॉल इन 5 डिफरेंट डेज ऑफ ए वीक, संडे से लेके थर्सडे। मतलब संडे से लेके थर्सडे तक डिफरेंट नंबर ऑफ पीपुल मॉल घूमने जाते हैं, उसका हमको पाई चार्ट में परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, किस दिन कितना परसेंट दिया है, ठीक है। इसमें देखोगे तो संडे को एक्स परसेंट है भाई, ठीक है, फिर ट्यूसडे को 1.25 एक्स परसेंट है, थर्सडे को वाई परसेंट है। तो कोई बात नहीं है, आराम से निकालेंगे इसका वैल्यू। हमको नोट भी दिया गया, इस नोट से हम लोग को वेरिएबल एक्स वाई का वैल्यू निकालने में मदद मिलेगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टोटल पीपुल विजिटेड द मॉल ऑन संडे एंड ट्यूसडे इज 12। मतलब जो है टोटल पीपुल जो संडे और ट्यूसडे को जाता है उसका डिफरेंस हमको दिया गया 12 है। और क्या कह रहा है, टोटल 400 पीपुल विजिटेड द मॉल ऑन ऑल 5 डे। मतलब चारों दिन टोटल मिला के कितना लोग मॉल जाता है, 400 लोग जाता है, ठीक है। तो गाइज देखो हमको क्या दिया गया है कि जो ट्यूसडे को जो जाता है और संडे को जाता है उसका डिफरेंस देखो। ट्यूसडे को इतना जा रहा है ना 1.25 एक्स परसेंट, ठीक है, और संडे को कितना जा रहा है, एक्स परसेंट है। तो ये जो डिफरेंस है आपको कितना दिया गया भाई, और ये परसेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, इतना परसेंट कितना है, 12 के बराबर है, ठीक है। यानी बेसिकली 0.25 एक्स बाई 100। और टोटल लोग है कितने भाई, ये टोटल लोग का दिया गया है, तो यहाँ पे इसको 400 से गुना भी कर लो, ठीक है। तो टोटल जो ये 400 है ये हमको 12 दिया गया, ठीक है। देखो ये 4 से चला गया, ये 3 से चला गया, ठीक है। तो यहाँ से जो है मेरा x कितना हो जाएगा, 300/25 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देता हूँ, यानी 25 का 25, x का वैल्यू 12 आ गया। तो x का वैल्यू 12 आ गया, तो मतलब संडे को पार घूमने कितना गए, 12% गए, ठीक है। और इसमें कितना हो गया, 5/4 3, यानी 15% गए आपको ट्यूसडे को, ठीक है। अब देखो हमको पता चल गया संडे को इतना है, मंडे को हमको पता है इतना है, ट्यूसडे भी पता चल गया, वेडनेसडे का पता है, ठीक है। तो थर्सडे का निकल जाएगा ना, क्योंकि ये टोटल कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा ना, टोटल ये आपका 100% होगा। तो अब इसमें कर दो, देखो 12 और ये 20, 32, 5 37, 47, 3 50, 20 70, तो मतलब वाई कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस देख रहे हो वेरिएबल था, एक्स एंड वाई था, लेकिन कोई दिक्कत हुई, स्टेप बाय स्टेप चला, जो भी नोट में बोला था हम लोगों ने उसको फॉलो किया और एक्स और वाई का वैल्यू इजीली निकाल लिया, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इधर डाटा लिख लेंगे। क्या डाटा लिखेंगे भाई, हम लोग जो है संडे से लेके संडे मंडे ट्यूसडे लिख लेते हैं, किस दिन कितने लोग पार्क में घूमने जाते हैं, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पे जो है टोटल लिख लेते हैं, ये जो टोटल इन्फॉर्मेशन है मेल प्लस फीमेल दोनों का है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अब जो है ये कितना है मेरा भाई, ये जो है आपको संडे को कितना गया 12%, तो 400 का 12% कितना हो गया, 48 हो गया। मंडे को कितना है 20%, यानी 80 हो गया। ट्यूसडे को है 15, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। और आपको ओके, ये जो है वेडनेसडे को 23% है, तो कितना हो जाएगा, चरते 12 92 हो जाएगा। और जो है आपको लास्ट थर्सडे में 30% है, यानी
120 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल सम कितना आना चाहिए मेरा, 400 आना चाहिए। तो एक बार सम करके देख लेना। देखो 92, 800, 140, 220, 280, 300, 400। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब हमको पता चल गया कि कितना लोग मॉल घूमने जाते हैं संडे से लेके थर्सडे में, टोटल मेल प्लस फीमेल। ठीक है, तो गाइज अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑन मंडे द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल विजिटिंग द मॉल वाज 2:3। तो मंडे को जो है टोटल कितने लोग जाते हैं भाई मॉल घूमने के लिए, देख लो यहाँ 80 जाते हैं ना, 80 जाते हैं, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, 80 में जो है मेल और फीमेल का रेशियो क्या है, मेल और फीमेल का रेशियो है 2:3 है। ठीक है, 2:3 है, यानी 5, 16, यानी ये 32 हो गया और ये 48 हो गया मेल और फीमेल। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ फीमेल विजिटिंग द मॉल इंक्रीज बाय 25%। अब जो फीमेल जाती है घूमने, फीमेल जो जा रही है 25% इंक्रीज हो जाए, मतलब कितना हो जाएगा भाई, 48 × 5/4 हो जाएगा, यानी 60 हो जाएगा। तो ये 48 से बढ़ के 60 हो जाए। ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग ऑन मंडे रिमेन द सेम। टोटल नंबर 80 है, मतलब मेल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो गाइस अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देन द नंबर ऑफ मेल्स आफ्टर फीमेल इज इंक्रीज। तो अब नंबर ऑफ मेल कितना है भाई, 20 हो जाता है मंडे को जो जा रहा है। ठीक है, आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पीपल विजिटेड द मॉल ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को तो 60 लोग जा रहा है ना, तो उसका कह रहा है कितना परसेंट होगा, 20/60 × 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये कितना हो जाएगा आपको, 33.33% हो जाएगा ना। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा आंसर, 33.33%। डी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं इस डीआई के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है ऑन वेडनेसडे 30 पीपल वॉच मूवी एंड रिमेनिंग वेंट टू फूड कोर्ट इन द मॉल। अब वेडनेसडे को टोटल लोग कितने जाते हैं भाई मॉल घूमने, पहले तो यहाँ से ये कलेक्ट करते हैं, 92 जाते हैं मॉल घूमने। ठीक है, अब उसमें से जो है 30 पीपल जो है इतना लोग मॉल घूमने गए। ठीक है, इसमें जो है 30 लोग मूवी देखते हैं, 30 लोग जो है मूवी देखते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, मूवी देखने वाले 30 हैं। एंड रिमेनिंग वेंट टू फूड कोर्ट, मतलब बचा हुआ 62 जो है ये फूड कोर्ट जाते हैं, तो इसको लिख लेते हैं। अब कह रहा है इफ फीमेल वेंट्स टू फूड कोर्ट इज इक्वल टू द टोटल पीपल वेंट टू द मूवी। मतलब जो है मूवी देखने वाले 30 हैं, तो 30 फीमेल जाते हैं फूड कोर्ट, तो बचा हुआ 32 क्या होगा, मेल होगा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। एंड टोटल मेल वेंट टू फूड कोर्ट इज 12 मोर देन द दैट ऑफ टोटल मेल वेंट टू द मूवी। तो अब ये तो हमको पता है ये 32 है, मतलब मूवी कितना गया होगा, मेल 20 गया होगा, यानी 10 फीमेल होगी मूवी देखने वाली। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल फीमेल वेंट टू मूवी ऑन वेडनेसडे। टोटल फीमेल जो मूवी देखने गई ऑन वेडनेसडे 10 है। ठीक है, टू द टोटल पीपुल वेंट टू मॉल ऑन थर्सडे। तो टोटल पीपुल जो थर्सडे को मॉल गया वो तो 120 है। तो इसका हमको क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो देख रहे हो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, लेकिन कोई नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमको मिल जाएगा आंसर। तो 1:12 हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ई विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो इसमें कह रहा है टोटल मेल विजिटेड द मॉल ऑन संडे एंड थर्सडे आर सेम। ठीक है, तो संडे और थर्सडे को जो है टोटल मेल सेम है। ठीक है, तो संडे और थर्सडे को देखो कितना लोग जा रहे हैं, पहले ये लिख लेते हैं, संडे और थर्सडे। तो संडे को लोग कितना मॉल जा रहे हैं भाई, 48 है, इतना टोटल जा रहे हैं, और थर्सडे को 120 जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें दोनों में मेल सेम है। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ फीमेल विजिटेड ऑन संडे टू थर्सडे इज 1/13:1। मतलब जो है आपको संडे और थर्सडे को जो फीमेल जाती है, ठीक है, फीमेल जाती है ऑन संडे टू द थर्सडे, ये कितना रेशियो है, 1:13, 1:13 बेसिकली बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो चलो इसको मान लेते हैं ये x है, तो ये 13x हो गया। ठीक है, अब जो है इसका मान लेते हैं मेल जो है y है, तो ये y हो गया, और इसमें मेल है तो इसमें भी y हो जाएगा मेल। ठीक है, y मेल हो गया। अब फीमेल कितना है भाई, संडे को जाती है फीमेल वो x है, ये फीमेल है, और इसमें जो जाती है थर्सडे को कितना जाती है भाई, 13x जाती है। ठीक है, कोई नहीं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो गाइज देखो कॉमन सेंस की बात है कि ये कितना हो जाएगा मेरा, x प्लस वाई 48 हो जाएगा। ठीक है, मेल प्लस फीमेल संडे को जो जाती है, और मेल प्लस फीमेल जो आपको थर्सडे को जाती है वो कितना है, y प्लस 13x 120 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको कितना, 52, 72 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 6 हो गया। ठीक है, तो अब हमको पूछ क्या रहा है, कह रहा है फाइंड द सम टोटल मेल इन बोथ द डेज। तो टोटल मेल कितना है भाई दोनों दिन, y प्लस वाई, 2y है ना, तो 2y हमको बोल रहा है क्या होगा। देखो x निकल गया तो y निकल जाएगा ना, y कितना हो जाएगा आपको 42 हो जाएगा, यानी 2y कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ई विल बी द आंसर।
तो अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द टोटल पीपल विजिटेड टू मॉल ऑन सैटरडे टू ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर इज 1:2। अब एक नया दिन सैटरडे के बारे में बोल रहा है, ठीक है। सैटरडे के कितने लोग जाते हैं भाई टोटल पीपल मॉल, सैटरडे और मंडे प्लस ट्यूसडे कंबाइंड जो है टोटल 1:2 रेशियो है। हमको सैटरडे का तो नहीं पता है लेकिन मंडे ट्यूसडे का पता है भाई, मंडे 80 ट्यूसडे 60 यानी 140। यानी सैटरडे को कितने जा रहे हैं, 70 लोग जा रहे हैं मॉल, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। अब कह रहा है एंड मेल्स विजिटेड ऑन सैटरडे इज 25% मोर देन द टोटल पीपल विजिटेड टू मॉल ऑन संडे। तो संडे को भाई 48 लोग जा रहे हैं, ठीक है, इससे 25% ज्यादा यानी 5/4 यानी 60। मतलब जो है 60 लोग मेल मेल है इसमें, सैटरडे को जो जाते हैं 60 मेल है, और तो बचा हुआ 10 फीमेल हो जाएगी ना, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द फीमेल विजिटेड मॉल ऑन सैटरडे, तो फीमेल तो भाई 10 है जो सैटरडे को जाती है मॉल, इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पीपल विजिटेड द मॉल इन ऑल गिवन डेज। तो सारे गिवन डेज में कितना है भाई, देखो 48, 128, 188, 190, 280, 400, ये तो 400 आपका है, ठीक है। 410 का रेशियो चाहिए और टोटल कितना आपका हो गया 470 है, इतना इंटू 100 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा आपको 47, और ये एक तो चला गया यानी ये 100 से कर दो तो 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो सी विल बी द आंसर। लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पीपल विजिटेड टू द मॉल इन द गिवन डे। तो मैक्सिमम थर्सडे को जाता है 120 और मिनिमम कब जाता है भाई संडे को 48, तो इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, तो ए विल बी द आंसर, ठीक है। तो गाइज ये जो पाई चार्ट था इसका लेवल मॉडरेट लेवल था, ठीक है। तो बहुत बच्चे करेंगे कि क्या इतना मुश्किल आएगा आईपीएस 2026 फिल्म में, तो मे भी आ सकता है, लेकिन आप लोग अगर इजी वाले अगर डीआई करके जाओगे और मॉडरेट आ गया तब तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ एक लेवल थोड़ा ज्यादा प्रिपरेशन करो। एसबीआई 2026 में जो है डीआई कैसलेट इजी आए थे, ठीक है, लेकिन हो सकता है आईपीएस 2026 फिल्म में मॉडरेट आ जाए, तो मॉडरेट क्वेश्चन को हमेशा प्रैक्टिस करके जाओ। इजी आएगा तो अच्छी बात है, आपको आराम से सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर मॉडरेट थोड़ा हाई लेवल आ गया दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए एग्जाम हॉल में डीआई को फास्ट सॉल्व करने में, ठीक है। तो गाइज अब आते हैं ऐसा डीआई जो आईपीएस पीओ 2026 प्रीलिम्स में पूछे जाने के बहुत हायर चांसेस है, ठीक है। तो ये है आपका बार ग्राफ और टेबुलर वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है, और रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो इसमें क्या कह रहा है, बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ टोटल इनबाउंड कॉल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, मतलब टोटल जो इनकमिंग कॉल है डोमेस्टिक इंटरनेशनल, एंड आउटबाउंड कॉल मतलब जो बाहर जाने वाला कॉल है आउटगोइंग कॉल डोमेस्टिक इंटरनेशनल, ठीक है, मेड बाय 6 पीपुल ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी डी एफ लोग है, 6 लोग है, इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल करते हैं डोमेस्टिक इंटरनेशनल, उसका हमको ये दिया गया है, ठीक है। तो इसमें टोटल का नंबर दिया गया है और टेबल में क्या दिया गया है, टेबल शोज द रेशियो ऑफ इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल्स मेड बाय ऑल दिस पीपल, मतलब इनबाउंड आउटबाउंड कॉल का जो रेशियो है तो वो दिया गया है ए बी सी डी एफ के लिए, ठीक है। तो अब हमको आंसर करना है। तो भाई इसमें देखोगे तो मेरा टोटल कितना कॉल है, ए के लिए देख लो, ग्राफ देख लोगे, ए 80 कॉल है टोटल, ठीक है, और बी का कितना है 90 है, ठीक है। सी का कितना है इसको नोट कर लेंगे फटाफट, सी का जो है 72 है। डी का कितना है भाई, देखो 30 के जो है 3 ऊपर है यानी 36 है, तो वो छोटा छोटा कॉलम दो दो का गैप है, ठीक है। ई का कितना है मेरा, ई का जो है 60 है, ठीक है, और एफ का कितना है भाई, एफ का है आपको 50 से एक नीचे है यानी 48 है, ठीक है। अब इसमें जो है इनबाउंड और आउटबाउंड का रेशियो हमको दिया गया है, ये तो टोटल कॉल है आपका, मतलब इनबाउंड प्लस आउटबाउंड दोनों है, ठीक है, ये इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों है, ठीक है। अब इनबाउंड और आउटबाउंड कितना है ये हमको पता चल जाएगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे रेशियो दिया गया है 3:5 है, यानी कितना हो गया 8, तो 30 इनबाउंड कॉल होगा और जो है 50 आउटबाउंड कॉल होगा, ठीक है। अब बी के लिए हमको नहीं दिया गया, मिसिंग है, तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको हम लोग यूज करके निकालेंगे। सी के लिए देखो 7:5 है, तो कितना हो गया 12 6 यानी 6 सत्ते 42 और 30 हो गया, ठीक है। जो दिया गया उसको नोट कर लेते। डी के लिए कितना है 1:3 4 यानी 9 और 27 हो जाएगा, ठीक है। 60 है इसके लिए 5 यानी 12 12 या 36 और 24 हो जाएगा। ये 2:A है, तो 2:A तो हमको ए का वैल्यू पता नहीं है ना,
तो मतलब टोटल 48 है, इसमें 2 ये है। तो अब देखो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, टोटल मेरा एफ जो है 48 है, ठीक है। इसमें ये 2:A है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है भाई, अगर आप सोचोगे तो क्या हो सकता है जिससे मतलब ये मेरा काम बन जाए। 2 और 4 होगा तब भी ये हो सकता है, ठीक है। या जो है 2 और 6 होगा तब भी हो सकता है। तो हमको ए का वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको इतना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, आगे चल के क्वेश्चंस में देखेंगे अगर ए का वैल्यू दिया रहेगा तो हमको पता चल जाएगा एफ के लिए टोटल इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल कितना है, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग क्या करते हैं, इतना ही छोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग इतना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे ना। बी में तो आपका मिसिंग था इनबाउंड आउटबाउंड का जो रेशियो है, और एफ में जो है हमको ए का वैल्यू पता नहीं है क्या होगा, इसीलिए इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं। क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो गाइज अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो इसमें कह रहा है फॉर बी आउटबाउंड डोमेस्टिक कॉल इज 0.75 टाइम दैट ऑफ इनबाउंड, ठीक है। तो बी के लिए देखो हमको क्या पता है, बी के लिए हमको जो है टोटल कॉल पता है, लेकिन इनबाउंड और आउटबाउंड का रेशियो नहीं पता था। तो बी में जो टोटल कॉल है कितना है, 90 है। ये टोटल कॉल था, इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों मिला के, ठीक है। अब कहता है डोमेस्टिक वाला में जो है आपको डोमेस्टिक कॉल का हमको दिया गया है, आउटबाउंड और इनबाउंड का रेशियो क्या है डोमेस्टिक कॉल के लिए भाई, 0.75 यानी 3/4 है, ठीक है। और क्या है, आउटबाउंड इंटरनेशनल कॉल आर 5/6 दैट ऑफ इनबाउंड। मतलब आउटबाउंड और इनबाउंड इंटरनेशनल कॉल का रेशियो कितना है, 5:6 है, ठीक है। ये हम लोग लिख लेते हैं। तो ये 3x 4x मान लेते हैं, तो ये कितना हो, इसको 5/6 मान लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। अब कहता है इफ द रेशियो ऑफ टोटल आउटबाउंड कॉल कितना हो गया मेरा, 3x + 5y, और टोटल इनबाउंड कॉल कितना हो गया, 4x + 6y हो गया। इसका जो रेशियो है ये दिया गया है 4:5 है, ठीक है। 4:5 है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 15x + 25y कितना हो जाएगा, 16x + 24y हो जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा, x = y हो जाएगा, ठीक है। x और y क्या है, इक्वल हो जाएगा। अब जब x और y मेरा इक्वल हो जाएगा तो अब देखो कॉमन सेंस थोड़ा यूज करो कि देखो ये भी मेरा क्या हो गया, इसको भी लिख सकते हैं 5x/6x लिख सकते हैं। अब जो ये टोटल कॉल है ये कितना है, ये 3x 4x 7x 5 12x + 18x। टोटल कॉल तो मेरा 90 है ना, 18x कितना है, 90 है। तो x कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फाइंड द टोटल इंटरनेशनल कॉल। टोटल इंटरनेशनल कॉल कितना है हमको ये निकालना है। तो टोटल इंटरनेशनल कॉल कितना है, ये 11x है ना, x का वैल्यू 5 है तो कितना हो जाएगा, 55 है भाई, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ए विल बी द आंसर। आते हैं इस डीआई के नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल मेड बाय एफ इज 16 है। तो देखो एफ के लिए हमको क्या पता था, टोटल कॉल 48 पता है, ठीक है। और रेशियो 2:A है, तो हमको ए का वैल्यू नहीं पता था ना। अब देखो इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल मेड बाय एफ इज 16। तो मतलब डिफरेंस मतलब क्या हो गया, डिफरेंस मतलब इनबाउंड और आउटबाउंड का जो डिफरेंस है ये 16 है, ठीक है, एफ के लिए। और रेशियो कितना था, इनबाउंड और आउटबाउंड का रेशियो जो है 2:A था, 2:A था ना, ठीक है। और क्या दिया गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो कह रहा है ए का वैल्यू क्या होगा हमको ये पता करना है। तो देखो एफ के लिए जो टोटल कॉल था कितना था, 48 था, ठीक है। टोटल 48 था ना, तो मतलब इनबाउंड प्लस आउटबाउंड का सम 48 है। तो हम लोग इंडिविजुअल निकाल लेते, दोनों का सम कर दो, 2i कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। यानी i 32 हो गया और ओ 16 हो गया, ठीक है। तो मतलब इनबाउंड और आउटबाउंड का क्या रेशियो हो गया, इनबाउंड और आउटबाउंड का जो रेशियो है ये कितना हो गया आपको, 2:1 हो गया। तो मतलब ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा मेरा, डी विल बी द आंसर, ठीक है। अब आते हैं इस डीआई के नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो गाइज होपफुली आपको इस डीआई को बनाने में मजा आ रहा होगा। बहुत बच्चे क्या बोलेंगे कि ये डीआई का लेवल ज्यादा है, आईपीएस 2026 फिल्म में कम लेवल आए। तो प्लीज आप इसको स्किप भी कर सकते हो वीडियो को। अगर आपको बहुत इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो बहुत सोर्स मिल जाएंगे। तो मैं आपको हमेशा चाहता हूँ मॉडरेट और हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं ताकि एग्जाम के क्वेश्चन आपको ईजी लगे। अगर आपको बहुत ईजी क्वेश्चन चाहिए तो बहुत सोर्सेस है, वहां से आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ जो डीआई का लेवल रहेगा मैं कोशिश करूंगा थोड़ा मॉडरेट और हाई लेवल रखने की, क्योंकि आजकल रियल एग्जामिनेशन में मॉडरेट हाई लेवल आते हैं, और नहीं भी आए तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, ठीक है। तो अब चलो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द आउटबाउंड कॉल बाय बी इज 20% मोर देन दैट ऑफ सी। तो सी का कितना आउटबाउंड कॉल है भाई, देखो देखो यहाँ से 30 है, सी का जो आउटबाउंड कॉल है 30 है, ठीक है। अब जो है बी का कितना आउटबाउंड कॉल है, 20% ज्यादा, यानी 6/5, यानी कितना हो गया,
36 हो जाएगा आउटबाउंड कॉल। तो बी का टोटल कॉल 90 है, बी का जो टोटल कॉल है 90 है, आउटबाउंड इतना है, तो इनबाउंड कितना हो जाएगा आपको? 44, 54 हो जाएगा ना इनबाउंड, ठीक है, तो ये पता चल गया हमको। तो कह रहा है देन द इनबाउंड कॉल बाई बी, जो कितना है आपका 54 है, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल कॉल मेड बाई ई। तो देखो 54 इनबाउंड है बी का, और टोटल कॉल ई का कितना है 60 है भाई, ठीक है, इंटू 100 हो जाएगा, यही पूछ रहा है कितना परसेंट होगा। तो कितना हो जाएगा देखो, ये जो है 6 नमा 54, 10 हो गया, और ये आपको 90% हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा मेरा, बी विल बी द आंसर। तो गाइज इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो मुझे इसका करेक्ट आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, लेकिन आपके पास देखो डाटा जो है ये दिया हुआ है, तो इस डाटा के हेल्प से और इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसको अच्छे से पढ़ के इस क्वेश्चन का मुझे करेक्ट आंसर बताना कि क्या होगा। तो होपफुली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, एंड मेक श्योर टाइमर लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना और फास्ट सॉल्व करना, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है। तो गाइज अब आते हैं इस डीआई के लास्ट क्वेश्चन को, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कह रहा है, इफ नंबर ऑफ इनबाउंड इंटरनेशनल एंड आउटबाउंड इंटरनेशनल कॉल मेड बाय ए इज स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो देखो ए के लिए हमको पता है टोटल कॉल 80 करता है ये, ठीक है, उसमें जो है 30 और 50 दिया है इनबाउंड और आउटबाउंड, ठीक है, इसमें 30 जो है इनबाउंड है और 50 क्या है आउटबाउंड है। अब इस इनबाउंड में क्या है भाई, डोमेस्टिक भी है और इंटरनेशनल भी है, ठीक है, डोमेस्टिक है इंटरनेशनल है, आउटबाउंड में भी क्या है भाई, डोमेस्टिक है और इंटरनेशनल है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। अब कहता है कि इफ नंबर ऑफ इनबाउंड इंटरनेशनल, जो इनबाउंड इंटरनेशनल, ठीक है, एंड आउटबाउंड इंटरनेशनल कॉल मेड बाय ए इज ए स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो गाइस देखो स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर, तो ये कितना तक हो सकता है, 5 के स्क्वायर तक मैक्सिमम हो सकता है। तो हमको आगे क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम नंबर ऑफ डोमेस्टिक कॉल इनबाउंड एंड आउटबाउंड मेड बाय ए। तो डोमेस्टिक जो है इनबाउंड और डोमेस्टिक आउटबाउंड मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, ये वाला मैक्सिमम होना चाहिए। ये कब मैक्सिमम हो सकता है भाई, जब ये 5 का स्क्वायर 25 हो, ठीक है, और ये कब हो सकता है, जब 7 का स्क्वायर 49 हो, उसके आगे तो नहीं हो सकता है ना, तब तो ये मिनिमम हो जाएगा, यानी ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस लगाने वाला क्वेश्चन था, लेकिन आपको रियल एग्जाम में इसी तरह के कंसेप्चुअल कॉमन सेंस लगाने वाला क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा 4, ए विल बी द आंसर। का आईपीएस पी 2026 एग्जामिनेशन को अब 2 हफ्ते बचे, ठीक है, तो मेक श्योर जो क्वांट के जो है जितने डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, चाहे वो डीआई हो, कैसलेट हो, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जितने तरह के क्वेश्चन है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। तो गाइज इस सेशन में जो है हम लोग अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम तो इस सेशन में रहेगा ही, इसके अलावा डाटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन को भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि चांसेस है कि आईपीएस 2026 प्रीलिम एग्जामिनेशन में जो है ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के आपके 10 प्लस क्वेश्चन आईपीएस 2026 प्रीलिम्स में रहने के हायर चांसेस है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों का क्या होता है, स्पीड थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा अप्रोच जिससे कि अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम को आप फास्ट सॉल्व करो एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि इसके अगर 10 क्वेश्चन है, इसमें अगर आप 8 क्वेश्चन बना लोगे आउट ऑफ 10 क्वेश्चन, तो आपका सिलेक्शन का चांस उतना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे है, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है ए मैन इन्वेस्टेड ₹5,000 इन ए स्कीम विच ऑफर सिंपल इंटरेस्ट एट 12% पर एनम फॉर टी ईयर, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई, देखो 5,000 रुपया इन्वेस्ट करता है, ठीक है, ये प्रिंसिपल है, और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, और टाइम टी ईयर्स है, ठीक है। तो इतना डिवाइड बाय 100 हो गया सिंपल इंटरेस्ट, तो ये कितना हो गया आपको, सिंपल इंटरेस्ट आपका हो गया 600 T रुपीज हो गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एंड ही इन्वेस्टेड एन अमाउंट विच इज इक्वल टू द डबल ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द फर्स्ट स्कीम। अब जो पहला स्कीम से जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है उसका डबल, उसका डबल कितना हो गया 1200 T हो गया ना, इतना को वो इन्वेस्ट कर रहा है किस पे भाई, 15% पर एनम, 15% पर एनम पे 5 ईयर्स के लिए।
इन अनदर स्कीम, 5 साल के लिए इन्वेस्ट करता है अदर स्कीम में, ठीक है। तो गाइज इस केस में क्या कह रहा है, इफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेकेंड स्कीम इज रुपीज 6300, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। तो अमाउंट जो रिसीव करता है वो हमको दिया गया, कितना रिसीव करता है सेकेंड स्कीम में, यानी इस स्कीम में 6300 रुपीज, ठीक है। तो गाइस अमाउंट क्या होता है आपका, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरा प्रिंसिपल कितना है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, 1200 टी कर रहा है ना। ये कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, डबल ऑफ द जितना सिंपल इंटरेस्ट उसको मिला था। और जो है सिंपल इंटरेस्ट ये कितना है भाई, देखो ये तो गाइज यहाँ पे प्रिंसिपल ये हो गया और ये हो जाएगा 1200 टी इंटू रेट कितना है भाई, 15% पर एनम पे है सेकेंड स्कीम में, ये स्कीम 2 का है, ठीक है। ये स्कीम 2 है और ये जो पहला है ये स्कीम 1 है, ठीक है, ये स्कीम 1 है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे जो है टाइम कितना है सेकेंड स्कीम के लिए, 5 ईयर है, डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 15 पचे 75, ये हो जाएगा 1200 टी प्लस 75 गुना 12 कितना हो जाएगा, प्रोफेसर 8 ये हो जाएगा आपको 900 हो जाएगा, राइट। 12 25 60 का शून्य से 900 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये कितना आ गया आपको 2100 टी, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना सिंपल हो गया, 2100 टी आपको कितना दिया गया है, 6300 दिया गया है, ठीक है। तो आपको वैल्यू चाहिए टी का क्या होगा, तो ये 3 से कट जाएगा ना, इसीलिए जो टाइम है पहला स्कीम में जो टी था वो 3 इयर्स होगा, ठीक है। तो टी का वैल्यू यहाँ आपको पूछ रहा था, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ई विल बी द आंसर। तो अब आते हैं अगला क्वेश्चन आपका ट्रेन पे, ठीक है। इसमें कह रहा है 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन ए कैन क्रॉस ए पोल इन 8 सेकेंड, 8 सेकेंड में एक पोल को क्रॉस कर लेता है और ट्रेन का लंबाई कितना है भाई, 200 है, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन कितना हो गया, 200 बटा 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको शॉर्ट कर लो, ये 100 हो गया, ये 4 हो गया, ये 25 से चला जाएगा, ठीक है। 25 मीटर पर सेकेंड जो है ट्रेन का स्पीड है, तो इसको हम लोग पता चल गया। अब क्या कह रहा है, ये ट्रेन ए है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन ए लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन ए कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे में, एंड ट्रेन बी कैन क्रॉस ए 150 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 25 सेकेंड। एक ट्रेन बी है वो 25 सेकेंड में लेंथ ऑफ द ट्रेन बी प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है भाई, 150 मीटर, इसको क्रॉस कर लेती है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन बी, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गया हमको, इसको लिख लेते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द ट्रेन ए एंड बी इज 150 मीटर। मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन ए और बी का डिफरेंस आपको दिया है और कह रहा है लेंथ ऑफ द ट्रेन बी इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ ट्रेन ए, यानी लेंथ ऑफ द ट्रेन बी माइनस लेंथ ऑफ ट्रेन ए कितना है मेरा, 150 मीटर है, ठीक है। अब देखो गाइस हमको लेंथ ऑफ द ट्रेन ए तो पता है ना, ये कितना है आपको 200 मीटर है। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन बी कितना हो जाएगा मेरा, 350 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 350 मीटर हमको पता चल गया, तो इस इक्वेशन में रख देते हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन भी पता चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ 500 बाय वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन बी। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन बी कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन बी, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर वाइल रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब है कह रहा है ट्रेन ए ट्रेन बी जो है, ट्रेन ए है, ठीक है, इधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन हमको पता है ए कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड, और बी का कितना है भाई, 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो अब हमको लग रहा है कितने टाइम में ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन ए और बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन ए बी कितना है, ए 200 है और ये 350 यानी 550 है, और वेलोसिटी ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, 25 20 45 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो 110 बटा 9 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ई विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो इस तरह का सेट जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी पूछ सकता है, हो सकता है नया थोड़ा मतलब एक्सपेरिमेंट कर ले, कुछ सीट में इस तरह के क्वेश्चन भी दे सकते हैं। तो मेक श्योर थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना। हो सकता है प्रीलिम एग्जामिनेशन में थोड़ा वो एक्सपेरिमेंट कर ले, 2026 है भाई, तो हर नया साल कुछ ना कुछ चेंज करता है, तो मे बी ये कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को जनरली ये मेन्स में आते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो कह रहा है फाइंड द पैटर्न ऑफ द सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हमको पैटर्न पकड़ना है और आंसर करना है, ठीक है। तो मेरा सीरीज क्या है, इसको लिख देता हूँ थोड़ा बड़ा सा, 8 है, 9 है, 17 है, 52 है, 25 ए प्लस 7 है। देखो ए का वैल्यू हमको पता करना है क्या होगा, ठीक है। फिर 10,000 1036 है और बी है,
तो ए और बी का वैल्यू हमको इस सीरीज में पैटर्न पकड़ना है पहले, और इसका वैल्यू पता करना है कि क्या होगा, ठीक है। तो गाइज इसमें देखेंगे हम लोग कौन सा ये पैटर्न है, इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न। तो गाइज इसका पैटर्न पकड़ने का कोशिश करो कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो देखो 8 × 1 + 1 9 आ रहा है मेरा, 9 × 2 - 1 मेरा 17 आ रहा है, ठीक है। 17 × 3 + 1 मेरा 52 आ रहा है, मतलब पैटर्न पकड़ में आ गया। मतलब अब क्या होना चाहिए भाई, 52 × 4 - 1 ये होना चाहिए, ठीक है। तो यानी 4 दूना 8, 4 पचे 20, 208 में से एक गया, 207 हो गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मेरा 207 होना चाहिए, यानी 25a + 7 मेरा कितना होना चाहिए भाई, 207 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट कर देता हूँ, 25 से आपको 200 हो जाएगा, यानी a का वैल्यू कितना होगा, 8 हो गया, ठीक है। देखो a का वैल्यू हमको पता चल गया ना, ये यहाँ पे 207 होगा। अब जो नेक्स्ट वाला सीरीज वो क्या होगा, देखो पैटर्न देखो, अल्टरनेट में +- 1 हो रहा है, एक बढ़ते जा रहा है मल्टीपल, ठीक है। तो इंटू 4 - 1 है, तो अब क्या हो जाएगा, इंटू 5 + 1 हो जाएगा, यही होगा ना। तो 5 सत्ते 35 कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35 के 5 हाथ में 3, 5 दूना 10, 1035 + 1 1036, सही है, ठीक है। अब जो है अगला क्या होगा, ये तो इंटू 5 + 1 हो गया, तो नेक्स्ट जो है इंटू 6 - 1 होगा। तो गाइज ये कितना हो जाएगा, इसमें जो है 1036 में 6 से गुना कर दो, 6 का 36 का 6 हाथ में 3, 6 तिया 3, 6 18, 3 21 के हाथ में 2, 6216 में एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6215, ठीक है। तो बी का वैल्यू मेरा कितना हो गया, 6215, ठीक है। तो ए और बी का वैल्यू अब हमको पता चल गया। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट क्या है भाई, b बटा 113, यानी 6215 है बी का वैल्यू, इतना बटा 113 प्लस ए, 8 जो है ग्रेटर देन 67 है, ये चेक करना है। तो देखो ये कितना हो जाएगा आपको, तो गाइज हमको ये चेक करना है। देखो ये 5 से जाएगा, आपको कितना हो जाएगा, 565 हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना बचेगा आपको, फिर 5 से चला जाएगा, ठीक है। तो यानी ये 63 हो गया, तो 63 ग्रेटर देन 67 है, ये तो आपका फॉल्स है भाई, यानी पहला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब दूसरा चेक करते हैं, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, √b + 26, बी का 6215 है, ठीक है, +26 हो जाएगा। ये कह रहा है 79 के इक्वल होगा क्या, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखो ये आ जाएगा आपको 6241 आएगा, हाँ 6241 तो 79 का है ही स्क्वायर रूट, तो ये तो सही है आपका, ये करेक्ट है, ठीक है। तो ये तो मेरा करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, ये सही है। अब तीसरा में क्या है, ए इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज 1। फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज 1 क्या है, 8 है। तो आपका जो ए कम्प्लीटली डिविजिबल है भाई, बिल्कुल है, ए तो 8 ही है, तो ये भी सही है। मतलब स्टेटमेंट 2 और 3 मेरा सही है, ठीक। तो गाइज मेरा इसमें ऑप्शन क्या होगा, ध्यान से देखना, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 एंड 3, कोई है 2 एंड 3 नहीं है, तो नन ऑफ द अबव विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन में, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। तो बी का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, 6215 है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ई विल बी द आंसर, ठीक है। तो गाइज अब आते हैं इस सेट के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है a + 5 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज 2। a + 5 मतलब 13 है, सीरीज 2 जो है उसका ये पहला टर्म है, ठीक है। विच फॉलोज द सेम पैटर्न एज सीरीज 1। तो सीरीज 1 में क्या पैटर्न था, इंटू 1 + 1, इंटू 2 - 1, ठीक है, इंटू 3 + 1, अल्टरनेट में चल रहा था +- 1, ठीक है। तो इसमें इंटू 1 + 1 कितना हो जाएगा आपको, हमको चाहिए क्या, देन फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज। अच्छा इसका फोर्थ टर्म चाहिए, ठीक है। तो पहला टर्म तो 14 हो जाएगा, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, इंटू 2 - 1 यानी 27 हो जाएगा। तीसरा टर्म क्या होगा, इंटू 3 + 1, 27 × 81, एक 82। तो गाइज हमको क्या पूछ रहा है, फोर्थ टर्म, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा टर्म मेरा क्या हो जाएगा, 82 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, बी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत सारा प्रैक्टिस करो, जिससे एग्जाम में इस क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर पाओ, ठीक है। आईपीएस 2026 प्रीलिम एग्जामिनेशन में जब इसको क्वेश्चन मिले तो उसको आप फास्ट सॉल्व करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है पी कैन कंप्लीट 50% ऑफ वर्क इन 4 डे। पी जो है 50% काम को कितने दिन में कर लेता है भाई, 4 दिन में कंप्लीट कर लेता है। मतलब पी जो है 100% काम को कितने टाइम में कर लेगा, आपको डबल टाइम में करेगा, 8 डेज में क्या करेगा, फिनिश कर लेगा, ठीक है, 8 डेज लगाएगा। अब क्या कह रहा है, एंड पी एंड आर स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। पी और आर जो है काम को साथ में स्टार्ट करता है, ठीक है। आफ्टर 2 डेज दे लेफ्ट, मतलब ये दोनों 2 दिन तक काम करता है, उसके बाद दोनों क्या करता है, काम छोड़ देता है। उसके बाद कह रहा है क्यू ज्वाइन द वर्क एंड क्यू कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 3 डे। उसके बाद क्यू ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, और जो बचे हुए वर्क है उसको वो 3 डे में, 3 दिन में क्या करता है, खत्म कर लेता है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। अब जो है क्या कह रहा है, इफ द टाइम टेकन बाई क्यू टू कंप्लीट द होल वर्क इज 4 डेज मोर देन दैट ऑफ पी।
तो देखो P जो है काम को अकेले 8 दिन में कर लेता है, ठीक है? तो अब कह रहा है कि Q जो है अकेले काम को कितने दिन में कर लेता है भाई? 4 दिन ज़्यादा, यानी 12 दिन में कर लेता है Q अकेले, ठीक है? तो हमको PQ का पता चल गया अकेले कितने दिन में कह रहा है। तो कह रहा है देन इन हाउ मेनी डेज R अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क। तो कह रहा है R जो है अकेले काम को कितने दिन में कर लेगा, ठीक है? हमको ऐसा पूछ रहा है। तो गाइस इसमें क्या करेंगे, टोटल वर्क का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मान लेते हैं टोटल वर्क जो है मेरा, उसको मान लेते हैं आप कॉमन है, 8 12 का कॉमन क्या है, 24 यूनिट है, इसको मान लेते हैं, ठीक है? इसमें जो है एफिशिएंसी पी का कितना हो जाएगा, 3 यूनिट पर डे, और क्यू का कितना हो जाएगा, 2 यूनिट पर डे। इस दोनों को डिवाइड कर देंगे इतना से, ठीक है? अब ये एफिशिएंसी हमको पी क्यू का पता चल गया है कि इतना है, ठीक है? अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग करेंगे, मान लेते हैं एफिशिएंसी आर का जो है, आर का एफिशिएंसी मान लेते हैं स्मॉल आर यूनिट पर डे है काम का, ठीक है? तो अब हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि पी और आर काम को स्टार्ट करता है, ठीक है? पी और आर काम को स्टार्ट करता है और टोटल वर्क मेरा कितना है, 24 यूनिट है, ठीक है? तो मतलब क्या है, देखो पी और आर जो है 2 दिन काम करता है, और जो है क्यू जो है मेरा 3 दिन काम करता है। इसी में टोटल वर्क मेरा खत्म हो जाता है ना, टोटल वर्क तो इसी में खत्म हो जाता है, ठीक है? तो पी और आर मतलब कितना हो गया, 3 + आर, एफिशिएंसी का यूज कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, कितने दिन में काम करता है, 2 दिन में। और क्यू जो है जिसका एफिशिएंसी कितना है, 2 है, वो 3 दिन में काम करता है। तो ये टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा ना, जो कि 24 यूनिट है आपका, ठीक है? ये 24 यूनिट के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा, 6 + 2r + 6 = 24, ठीक है? तो 2r कितना हो गया, 12 हो गया, r का वैल्यू 6 आ गया। तो मतलब एफिशिएंसी r का पता चल गया हमको, 6 यूनिट पर डे ये काम करता है। तो अब हमको देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया। अब हमको चाहिए कि r अकेले कितने दिन में काम कर लेता है, कितना लेगा, टोटल वर्क 24 यूनिट है और उसका एफिशिएंसी कितना है, 6 यूनिट पर डे काम कर रहा है। तो 4 दिन में जो है, 4 दिन में आर क्या करेगा, काम को खत्म कर लेगा अकेले। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाउ मेनी डेज आर अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क, तो A4 विल बी द आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत खूबसूरत कंसेप्चुअल होता है। तो मेक श्योर टोटल वर्क के कॉन्सेप्ट से बनाओ, एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट यूज करो, ठीक है? तो क्वेश्चन में कितना भी मतलब घुमा फिरा के दे, लेकिन वो बन जाएगा आपको, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप चलना है, जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो गाइज ये प्रॉफिट एंड लॉस पे बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये आपके होमवर्क के लिए, तो इसका आंसर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। तो जिनका प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उनको ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक है? तो होपफुली आप मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता दोगे। तो गाइज अब आते हैं, अगला क्वेश्चन आपका जो है बोट एंड स्ट्रीम पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है द टाइम टेकन बाय ए बोट टू कवर D किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज 4 आवर मोर देन द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर D-116 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है? तो टाइम जो डाउन स्ट्रीम का है वो कितना है भाई, इज 4 आवर मोर देन द, जितना अपस्ट्रीम का टाइम है उससे 4 घंटा ज्यादा है, ठीक है? तो डाउन स्ट्रीम टाइम भाई क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, D किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी से जो कवर करता है, और वो कितना है, D-116 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम वेलोसिटी से करता है, ठीक है? तो इसको लिख देते हैं, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है? अब देखो आगे क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द करंट इज 9:2 रिस्पेक्टिवली। स्पीड ऑफ द बोट स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ द करंट का रेशियो 9:2 है, ठीक है? 9:2 है, तो इसको मान लेते हैं 9x है, ये 2x है। तो गाइज अब देखो, वेलोसिटी डाउन स्ट्रीम क्या होता है मेरा, दोनों स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी 11x हो जाएगा, ठीक है? और अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है, बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड, यानी 7x हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग ये लिख लेते हैं। अब आगे क्या दिया है, इफ द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 176 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स। अरे वाह, मजा आ गया। डाउन स्ट्रीम स्पीड बोट का दिया है 176 किलोमीटर को वो 8 घंटे में कवर करता है, यानी 22 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है? तो देखो ये आपको 22 दिया है, एक्स का वैल्यू यानी कितना हो गया, 2 हो गया ना, तो यानी ये कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है? यानी वेलोसिटी ऑफ द बोट कितना हो गया, 18 हो गया, और ये कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है? हमको सारा चीज तो पता चल गया, तो हमको क्या चाहिए भाई, कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर D-60 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो देखो अपस्ट्रीम वेलोसिटी तो हमको पता है 14 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है? ये हमको पता है ना। अब हमको बस डी का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमको टाइम जो निकालना है, D-60 किलोमीटर को अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना है, ठीक है? तो अपस्ट्रीम स्पीड तो हमको पता है ना, ये है 14 है, तो डी का वैल्यू निकल जाएगा, तो मेरा टी निकल जाएगा, ठीक है? तो अब डी का वैल्यू देखो, इस इक्वेशन जो है, पहला इक्वेशन को यूज करते हैं। इक्वेशन 1 में देखो डी डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी क्या है, 22 है, ठीक है? D-116 डिवाइड बाय अपस्ट्रीम वेलोसिटी क्या है भाई, ये तो मेरा 14 है, प्लस 4, ठीक है?
तो यहाँ से जो है आप डी का वैल्यू निकाल लो, तो डी का वैल्यू आप कैलकुलेट करना, ये आपको 165 आ जाएगा, ठीक है, 165 किलोमीटर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या चाहिए अब, हमको चाहिए कितना टाइम लगाएगा वो, D-60 मतलब कितना हो गया आपको, ये हो गया 105, 105 हो गया ना, 105 बटा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी 14 सत्ते 98, फिर कितना हो गया 7, यानी 7.5 आवर्स जो है बोट को लगेगा D-60 यानी 105 किलोमीटर कवर करने में अपस्ट्रीम स्पीड से, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, सी विल बी द आंसर। तो गाइज अब आता है अगले क्वेश्चन में, देखो इसमें कह रहा है रुपीज एक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पी क्यू आर एस टी, रुपीज एक्स को पी क्यू आर एस टी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। और कह रहा है, क्या कह रहा है, ये रुपीज एक्स को इस सब में बांट दिया जाता है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय पी एंड क्यू टुगेदर इज रुपीज 500 मोर देन दैट ऑफ आर, मतलब पी और क्यू जो है टोटल अमाउंट कितना रिसीव करता है, जितना आर करता है उससे 500 ज्यादा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, एक इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। आगे कह रहा है द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय आर एंड एस टुगेदर इज 1600 मोर देन दैट ऑफ टी, आर एंड एस को कितना पैसा मिलता है, 1600 ज्यादा जितना टी को मिलता है, तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इफ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय एस इज रुपीज 600 मोर देन दैट ऑफ टी, एस को जो है टी से 600 ज्यादा मिलता है, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। कह रहा है द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय आर एंड टी इज 5:3, मतलब आर को अगर मान लेते हैं 5 वाई मिलता है, तो टी को कितना मिलता है अमाउंट, 3 वाई मिलता है, ठीक है। रेशियो दिया गया है। कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो कह रहा है एक्स का वैल्यू क्या होगा हमको निकालना है, ठीक है। तो गाइस देखो पी क्यू आर एस टी है ना, पी क्यू आर एस टी है, तो इसमें मान लेते हैं, इसमें इसको जो है स्मॉल पी अमाउंट मिला, इसको स्मॉल क्यू अमाउंट मिला, ठीक है। और आर को जो है मेरा कितना है 5 वाई मिल रहा है, एस को कितना मिल रहा है भाई, मान लेते हैं स्मॉल एस मिलता है, और टी को कितना मिल रहा है 3 वाई, ठीक है। ये तो रेशियो हमको दिया गया था ना। अब देखो हम लोग का पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन क्या है मेरा, P प्लस क्यू माइनस आर, ठीक है। P प्लस क्यू माइनस आर मेरा कितना है भाई, 500 है, ठीक है। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये तो दिया गया था ना। दूसरा इक्वेशन क्या है मेरा, दूसरा इक्वेशन है मेरा आर प्लस एस, ये वाला इक्वेशन है, यानी 5 वाई डायरेक्ट लिख देता हूँ, 5 वाई प्लस एस माइनस टी यानी 3 वाई, ये कितना है 1600 है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा कितना हो गया, 2 वाई प्लस एस कितना हो गया, ये हो गया आपको 1600 हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब एक ये भी है, इसको भी लिख लेते हैं, एस मतलब स्मॉल एस माइनस टी, टी कितना है 3 वाई है, ये हमको 600 दिया गया है, तो ये तीन इक्वेशन थर्ड हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन देखते हैं कैसे निकलेगा वैल्यू 2 और 3, देखो दो 2 और 3 से हम लोग क्या करेंगे भाई, एस और वाई पता है चल जाएगा ना हमको। तो देखो इसमें क्या करेंगे, बेसिकली ये जो है दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो आपको एस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 वाई इक्वल टू, तो गाइज ये कितना हो जाएगा, आपको एस को कैंसिल करना है हमको, तो माइनस कर देंगे, 5 वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो वाई का वैल्यू कितना आ गया 200 हो गया। अब जैसे ही वाई का वैल्यू 200 हुआ, मतलब आर को कितना मिला 1000 रुपया, और टी को कितना मिला 600 रुपया, ये तो तुरंत पता चल गया, ठीक है। अब वाई पता चल गया तो एस भी तो पता चल जाएगा, 600 यानी 1200 हो गया एस का वैल्यू, ठीक है। मतलब जो है मेरा, हमको चाहिए क्या, एक्स निकालना है, ये ध्यान में रखना, हमको एक्स निकालना है, टोटल पी क्यू आर एस टी को कितना मिला पैसा, ठीक है। तो गाइस देखो पी प्लस क्यू को कितना पैसा मिलता है, यहाँ से देखो आर प्लस 500, ठीक है, आर प्लस 500 मिलता है ना। तो गाइस पी प्लस क्यू को कितना मिलता है आर प्लस 500, और आर का वैल्यू तो हमको निकल गया ना यहाँ से 1000 है, ठीक है। तो 1000 प्लस 500 यानी कितना हो गया 1500 हो गया पी प्लस क्यू। तो हमको बेसिकली निकालना है पी क्यू आर एस टी को कितना मिलता है, मतलब यही एक्स रुपीज को डिवाइड किया गया इतने लोगों के बीच में ना। तो देखो ये दोनों 1500 है, आर कितना है आपका भाई, आर जो है 1000 है, ठीक है। एस कितना है आपका, एस है आपका एस का वैल्यू निकाले थे ना हम लोग, तो एस का वैल्यू देखो 1200 है, ऑब्वियसली यहीं पे हम लोग ढूंढ रहे हैं इधर उधर। टी का वैल्यू क्या निकाले थे भाई 600 है, तो सबका सम ही तो एक्स हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1500 10 2500 27 3700 4300, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो गया 4300 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा मेरा, इसमें जो है मेरा ई विल बी द आंसर।
तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ये पार्टनरशिप पे। इसमें कह रहा है ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 520 एंड 640 प्लस एक्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ए और बी मिल के बिजनेस स्टार्ट करता है। कितना इन्वेस्टमेंट करता है भाई? ए 520 रुपया डालता है बिजनेस में और बी 640 प्लस एक्स रुपीज। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। अब कह रहा है आफ्टर 6 मंथ बी विड्रॉ रुपीज 2x माइनस 40। मतलब जो है 6 मंथ तक ये इतना करता है, 6 मंथ के बाद ये क्या करता है, 2x माइनस 40 विड्रॉ कर लेता है। मतलब अब इसका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, इतना में से -2x प्लस 40 हो जाएगा, यानी 680 माइनस एक्स हो जाएगा। अब जो है 680 माइनस एक्स रुपीज को ये नेक्स्ट 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट करता है। कह रहा है एंड द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए टू बी 26:3। ये तो 520 रुपया टोटल 12 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब प्रॉफिट शेयरिंग जो है ए इज टू बी का हमको दिया गया है भाई। प्रॉफिट शेयरिंग क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग जो है ये ईयर एंड में कितना है, 26:3 है। ठीक है, ये लिख लेते हैं। तो गाइज अब हमको क्या चाहिए, x का वैल्यू अब हमको निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो गाइज देखो इसमें जो है प्रॉफिट प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जितना टाइम के लिए किया। ठीक है, तो 520 गुना 12 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपको। लेकिन गाइज देखो आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, ये +6x और -6x तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो मतलब x तो बचा ही नहीं मेरा, तो हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू तो हम लोग डिटरमाइन कर ही नहीं सकते हैं, वी कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो मुझे अभी ध्यान में आया +6x है -6x है, तो b का जो इन्वेस्टमेंट है ये तो हमको डायरेक्ट पता चल गया, x तो बचा ही नहीं, तो कांट बी डिटरमाइन, क्या हो जाएगा, b विल बी द आंसर। तो गाइज अगला क्वेश्चन मिक्सर एलिगेशन पे। ठीक है, तो मिक्सर एलिगेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईपीएस पीओ प्रीलिम्स एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में इस बार आया था मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन। ठीक है, तो मेक श्योर मिक्सर एलिगेशन क्वेश्चन को अप्रोच देखना है, इस तरह के क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने का अप्रोच क्या है। तो देखो इसमें कह रहा है इन x लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर का कितना मिक्सचर है भाई, टोटल x लीटर है। ठीक है, इतना लीटर मिक्सचर है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 40%, वाटर का क्वांटिटी 40% है। ठीक है, तो मतलब 40% कितना हो गया, 0.4x है ये। ठीक है, बचा हुआ 0.6x मिल्क होगा। अब कह रहा है 20 लीटर मिक्सर आर टेकन आउट एंड x/2 लीटर ऑफ मिल्क आर एडेड इन द मिक्सचर। तो गाइज अभी दोनों का रेशियो क्या है, इसका 3:2 है ना। ठीक है, इसमें कहता है 20 लीटर मिक्सर निकाल लिया जाता है, 20 लीटर मिक्सर निकाल लिया जाता है, मतलब 3 2 5 है 4, यानी कितना हो जाएगा। तो देखो ये थोड़ा दिमाग से बनाना, यहाँ पे जो है हमको कितना मिक्सर निकल जाएगा भाई, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। 3 2 5 है 4, 4 निकल जाएगा, यानी 4 तिया 12 इसका, और ये कितना 8 इसका, 12:8 निकल जाएगा, 12 लीटर इसका निकल जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। तो अब ये कितना बचेगा, 0.6x माइनस 12, और ये कितना बचेगा 0.4x माइनस 8। ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है x/2 लीटर ऑफ मिल्क भी ऐड किया जाता है, तो इसको भी काउंट करेंगे, x/2 लीटर मिल्क ऐड किया जाता है, मतलब 20 लीटर मिक्सर निकाल लिया जाता है और x/2 लीटर मिल्क ऐड किया जाता है। तो अब जो है रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सर 43:12 हो जाता है। ठीक है, तो अब जो है x/2 प्लस 0.6x माइनस 12 ये मिल्क है, फाइनल जो क्वांटिटी में है, और वाटर कितना है 0.4x माइनस 8, ये जो रेशियो है आपको कितना है 43:12 है। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है भाई, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो कह रहा है x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये देखो 1.1x हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 0.4x माइनस 8, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो गाइज इसमें जो है x के लिए आप सॉल्व करना, x का जो वैल्यू है वो 50 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा आंसर, डी विल बी द आंसर। तो गाइस अब अगला जो क्वेश्चन है ये आपका डाटा सफिशिएंसी पे है। ठीक है, तो इस बार का जो आईपीएस पीओ 2026 प्रीलिम्स का एग्जाम है इसमें डाटा सफिशिएंसी भी आ सकता है, तो मेक श्योर इस तरह के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके जाना। प्रीलिम्स में भी आजकल डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आजकल मॉडरेट लेवल का आपको पेपर आता है क्वांट का। ठीक है, तो उसमें डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो मेक श्योर प्रिपेयर होके जाना। तो इसमें कह रहा है फॉलोइंग क्वेश्चन आर एकन बाई 3 स्टेटमेंट 1 2 एंड 3, तो हायर चांस है आपको 2 स्टेटमेंट वाला पूछा जाएगा, लेकिन 3 स्टेटमेंट वाला कर लोगे तो आप कॉन्फिडेंस में रहोगे। ठीक है, यू हैव टू डिटरमाइन विच स्टेटमेंट इज आर सफिशिएंट नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, किस स्टेटमेंट से मेरा आंसर निकल जाएगा ये बताना है। तो कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द बोट क्या होगा स्टिल वाटर में, ये पता करना है। तो देखते हैं किस स्टेटमेंट से निकलेगा भाई। ठीक है, तो इसमें ध्यान से सारे स्टेटमेंट को देखना, किससे निकलेगा ये हमको पता करना है। देखो
स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2/3 ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। मतलब पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है मेरा, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो है ये 2/3 है स्पीड ऑफ बोट के, ठीक है। मतलब बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बोट बाय वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम आपको दिया गया कितना है, 3:2 है, ठीक है। तो गाइस देखो, इससे तो हमको नहीं पता चलेगा ना वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होगा, क्योंकि हमको कुछ और पता रहना चाहिए। तो पहले से सिर्फ नहीं पता, दूसरा चेक करते हैं। कह रहा है बोट कवर्स 20 किलोमीटर इन 2 आवर इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड दूसरा स्टेटमेंट में मेरा दिया है, दूसरा स्टेटमेंट में डाउन स्ट्रीम स्पीड हमको पता है 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो इससे भी अकेले नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर इससे कंबाइन कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट पता चल जाएगा ना। क्योंकि देखो इसको मान लेंगे एक्स एक्स है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, 5x/2 हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। अब एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ बोट पता चल जाएगा। मतलब 1 और 2 के कंबाइन करके तो हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट चेक करते हैं, बोट कवर्स 10 किलोमीटर इन 5 आवर इन अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम स्पीड थर्ड स्टेटमेंट में आपको दिया गया है कि 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो इससे भी पता चल जाएगा ना। देखो ये x मान लेंगे, ये 3x 2x है ना, तो दोनों का डिफरेंस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो वही हो जाएगा अपस्ट्रीम। x का वैल्यू उससे भी पता चल जाएगा, फिर वेलोसिटी ऑफ बोट पता चल जाएगा। मतलब 2 3 से भी पता चल जाएगा, ठीक है। और जो है 1 और 3 से पता चलेगा, तो देख लेते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं। तो 1 और नहीं, हमको 1 और 2, 2 3, 1 2 और ये बेसिकली एक्चुअली 1 और 3 था, ठीक है। 1 और 3 था, ठीक है, ये 1 3 था। 2 3 से पता चलेगा, ये देख लेते हैं। तो देखो 2 में हमको डाउन स्ट्रीम स्पीड पता है और 3 में हमको अपस्ट्रीम स्पीड पता है, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो वही तो वेलोसिटी ऑफ बोट हो जाएगा ना स्टिल वाटर में। मतलब 2 3 से भी हमको पता चल जाएगा। मतलब कोई भी दो स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एनी 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे आपका डाटा सफिशिएंसी है, ठीक है। इसमें कह रहा है व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न, मतलब प्रॉफिट अर्न कितना है ये पता करना है, ठीक है। देख लेते हैं किस स्टेटमेंट से इसका पता चलेगा। कह रहा है इफ नो डिस्काउंट इज गिवन प्रॉफिट वुड बी 40%, ठीक है। मतलब अगर डिस्काउंट जीरो रहता है, मतलब जितना उसका कॉस्ट प्राइस रहता है, मतलब वही मार्क प्राइस होता है, कुछ भी मार्कडअप नहीं रहता है, उसी का मतलब बेच दिया जाता है। मतलब डिस्काउंट क्या होता है, देखो डिस्काउंट जो है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। तो कह रहा है डिस्काउंट नो डिस्काउंट इज गिवन, जो जितना लेवल प्राइस था उसी का वही सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है। और प्रॉफिट 40% है, तो ये तो परसेंटेज दिया गया ना, हमको तो एब्सोल्यूट डाटा चाहिए प्रॉफिट का, ठीक है। तो इससे तो पता नहीं चलेगा। अब सेकेंड में क्या कह रहा है, 30% डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन मार्क प्राइस। परसेंटेज डिस्काउंट हमको पता है 30% है, ठीक है। तो इससे भी कुछ पता नहीं चलेगा ना, 30% हमको पता है, लेकिन ये क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाई मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस तो कुछ पता नहीं है, तो इससे भी नहीं पता चलेगा। अब तक तीसरा में देखते हैं, सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस बाई 40%। मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, कितना, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है भाई, 40% ज्यादा है, इसका 40% है, ठीक है। तो गाइज देखो इससे भी हम लोग को तो कुछ पता नहीं चलेगा। अब कंबाइन करो, कंबाइन भी करेंगे तो देखो प्रॉफिट 40% है, तो प्रॉफिट 40% है, तो हमको क्या है, ये प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसका एब्सोल्यूट डाटा तो हमको पता नहीं है ना, तो इससे तो पता नहीं चलेगा। और इसमें अगर डिस्काउंट वाला ले भी लेंगे, दूसरा स्टेटमेंट भी ले लेंगे, तब भी हमको मार्क प्राइस पता नहीं है, सेलिंग प्राइस नहीं पता है। तो मतलब सारा स्टेटमेंट कंबाइन करके भी हमको प्रॉफिट का एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा डी, कैन नॉट बी आंसर्ड इवन इंक्लूडिंग ऑल स्टेटमेंट, डी विल बी द आंसर। तो गाइज ये जो डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। तो गाइज मेक श्योर डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके जाना। आईपीएस 2026 प्रीलिम्स में बहुत सारी शिफ्ट होंगे, तो किसी किसी शिफ्ट में डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये 3 स्टेटमेंट वाला है, लेकिन हायर चांस है आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2 स्टेटमेंट वाले रहेंगे, ठीक है। और मेंस में 3 स्टेटमेंट वाले रहते हैं। तो मेक श्योर इस तरह के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना। तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। ये ट्रेन पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो होपफुली आपके ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मुझे इसका करेक्ट आंसर बता देना। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पार्टनरशिप पे, ठीक है। इसमें कह रहा है ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹600 एंड ₹500 रेस्पेक्टिवली। ए और बी जो है साथ में मिलके बिजनेस करता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है भाई, ए जो है 600 रुपया करता है और बी कितना करता है, 500 रुपया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद सी रिप्लेसेस बी। मतलब 4 महीने के बाद सी आ जाता है बिजनेस में, ठीक है। और वो क्या करता है भाई, इन्वेस्टमेंट कितना होता है बी का, विथ X% ऑफ बीज कैपिटल। तो बी का कैपिटल 500 है, तो इसका X% कितना हो गया, 5x हो गया ना, ठीक है। तो 5x हो गया। तो मतलब ये जो है 8 महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। और ये जो है बी कितने के लिए करता है, ये जो 4 महीने तक ही करता है ना, उसके बाद बी को सी रिप्लेस कर लेता है और ए पूरे
12 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 7200, पहले लिख लेते हैं 7200, ये हो जाएगा 2000, और ये कितना हो जाएगा 40x हो जाएगा। तो 40 कॉमन है तो 180 से इसको हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आफ्टर 1 ईयर सी शेयर ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट 24,000 इज 5600। मतलब सी का प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट यानी ए बी सी तीनों का जो प्रॉफिट है उसका रेशियो कितना दिया गया भाई, 5600 सी का प्रॉफिट होता है, ठीक है, और 24,000 टोटल ए बी सी का प्रॉफिट है। तो सी का शेयर कितना हो जाएगा भाई, देखो सी का जो शेयर है यही हो जाएगा ना, प्रोपोर्शन में जाएगा, यानी एक्स बाई आपको 230 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो हमको यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो फटाफट निकालो, देखो ये जीरो से हो गया, ये आपको कितना हो गया, अब 240x कर लेना, फटाफट कैलकुलेट करते हैं। तो भाई ये 4 से चला गया 14, और ये हो जाएगा आपको 60 हो जाएगा, ठीक है, 2 सत्ते 14, ये 30 हो गया, ठीक है। यानी मेरा 30x जो है ये कितना हो जाएगा, 700 सत्या इक्कीस हाथ में दो, 1610 प्लस 7x, ठीक है। यानी मेरा 23x कितना हो गया, 1610, यानी x कितना हो जाएगा आपको 70 हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू हमको पता चल गया। तो अब हमको क्वेश्चन में क्या चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x ही का वैल्यू चाहिए, तो 70 हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपका ट्रेन पे, इसमें कह रहा है ट्रेन इज 216 मीटर लॉन्ग एंड इट क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म इन 19 सेकेंड, ठीक है। 216 मीटर जो है कितने टाइम में ये क्रॉस कर लेता है भाई, प्लेटफॉर्म को 19 सेकेंड में, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन 216 है और प्लेटफॉर्म जो है इसका मान लेते हैं एलपी है, इसके ये नहीं पता है हमको, ठीक है। स्पीड क्या है ट्रेन का, 21 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो 19 गुना 21 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 1 380, 399, ठीक है, 399 हो गया। ये 216 प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म यहाँ से पता चल जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 183 मीटर होगा, ठीक है, ये निकाल लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि इफ सम 21 मीटर लॉन्ग बॉक्सेस आर एडेड इन ट्रेन एंड इट क्रॉसेस सेम प्लेटफॉर्म देन इट टेक्स 26 सेकेंड। मतलब 21 मीटर लॉन्ग बॉक्स को अगर ट्रेन में ऐड कर देगा तो उसी प्लेटफॉर्म को वो 26 सेकेंड में क्रॉस करता है, ठीक है, विथ सेम स्पीड, स्पीड भी सेम रहता है। देन कह रहा है हाउ मेनी बॉक्सेस वेयर एडेड टू द ट्रेन। तो मान लेते हैं कितना बॉक्स मान लेते हैं हम लोग, जो है एन बॉक्स ऐड किया जाता है ट्रेन में, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट एन बॉक्सेस आर एडेड टू ट्रेन, ठीक है, लेट एन बॉक्सेस आर एडेड टू ट्रेन, इतना मतलब डब्बा या बॉक्स ऐड किया जाता है ट्रेन को, ठीक है, एडेड टू ट्रेन। तो गाइज अब ध्यान से देखना, यहाँ जो है मेरा ट्रेन का लेंथ कितना है, 216 है, ठीक है। अब वो जो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा उसका लेंथ कितना है, 183 है, ठीक है। अब जो है आपका एन बॉक्स है और जो वो 21 मीटर लॉन्ग बॉक्सेस है, 21 मीटर लॉन्ग बॉक्स है, तो एक बॉक्स का लेंथ 21 मीटर है, तो एन का कितना हो जाएगा, 21 इंटू एन हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हमको दिया गया है भाई, ये जो है ये आपको क्या होगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ, होपफुली आप समझ जाओगे। ट्रेन का जो स्पीड है 21 है और 26 सेकेंड में क्रॉस करती है, तो कितना हो जाएगा, 21 इंटू 26 हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से जो है एन का वैल्यू हम लोग फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 6 3 9 8 1 9 2 1 3, 399 प्लस 21, एन कितना हो जाएगा आपका, 21 गुना 26, फटाफट कर लो, ये हो जाएगा 126, 21 गुना 42, 6 4 546, ठीक है। 546 में 399 गया तो कितना हो जाएगा, 21 एन हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 147 हो जाएगा, इसीलिए एन कितना हो जाएगा यहाँ से 7 हो जाएगा। मतलब 7 बॉक्स एडिट किया गया था ट्रेन को, तो क्या हो जाएगा, ए विल बी द आंसर। तो थोड़ा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन था, ट्रेन में देखते हो डिफरेंट वेरिएशन के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आपको बन जाए, ऐसा नहीं हो कि आप सोचने लगे कि इसका क्या मतलब हुआ। इसमें थोड़ा ट्रेन में डब्बा बॉक्स ऐड किया गया था, ठीक है, तो उसके कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो होपफुली आप इस क्वेश्चन को समझ गए होगे कि इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का सही अप्रोच क्या है। तो गाइस अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 36 डे, ए किसी काम को अकेले कितने दिन में कर लेता है, 36 दिन में कर लेता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, बी इज 33.33% मोर एफिशिएंट देन ए। मतलब जो है बी का एफिशिएंसी 33% मोर, यानी 100/3% मोर एफिशिएंट है देन ए। तो मतलब एफिशिएंसी बी का कितना है भाई, देखो इसी हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 1/3, यानी 4/3 हो जाएगा एफिशिएंसी ए के, ठीक है। तो यानी बी और ए का जो एफिशिएंसी है ये कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा, ठीक है, 4:3। तो मान लेते हैं ये 4x है, ये 3x है, मतलब इतना यूनिट ए और बी काम कर रहा है पर यूनिट डे, ठीक है। अब क्या कह रहा है,
इन हाउ मेनी डेज बोथ कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विथ ए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क को कुछ मान लेते हैं, टोटल वर्क जो है उसको कुछ मान लेंगे। ठीक है, तो गाइज अब देखो, अब जो है थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, ए जो है कितने दिन में काम कर लेता है भाई, ये जो है कितने दिन में काम कर लेता है, ये जो एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट से देखो कि ए का 36 दिन में काम कर लेता है। ठीक है, तो बी जो है उससे एफिशिएंट है, तो ये जो है 36 × 3/4 इतने दिन में काम कर लेगा ना, यानी 27 डे में काम कर लेगा। ठीक है, अब ए का पता है 36 दिन में कर लेता है अकेले काम, बी कर लेता है 27 दिन में काम कर लेता है। ठीक है, तो 36 और 27 का कॉमन आप ढूंढोगे, इस दोनों का कॉमन क्या है, हम लोग एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, तो 36 और 27 का एलसीएम ले लो। ठीक है, सबसे अच्छा ये रहता है। तो देखो 9 चौके 36, नौतिया, तो ये हो गया 9 चौके 36, नौतिया 27, यानी कितना हो गया, ये 4 तिया 12 नमा 108। तो टोटल वर्क जो है इसको मान लेते हैं हम लोग, टोटल वर्क जो है इसको मान लेते हैं 108 यूनिट है। ठीक है, तो अब जो है ए और बी का एफिशिएंसी तो आपको हमको पता ही है भाई, रेट जो है इसका जो है 3 यूनिट पर डे कर रहा है और बी जो है 4 यूनिट पर कर रहा है। अब कहता है कि ए और बी अल्टरनेट डे में काम करता है, ए से स्टार्ट होता है, फिर बी काम करता है, फिर ए काम करता है, फिर बी काम करता है, इसी तरह काम करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा अगर दोनों अल्टरनेट डे में काम करे। तो गाइज देखो, हमारा ये 1 दिन है, 2 दिन है, 3 4 ऐसे चल रहा है, तो 2 दिन में है, 2 डेज में कितना वर्क हो जाता है भाई, ए जो है 3 यूनिट कर लेता है और बी 4 यूनिट कर लेता है, मतलब 7 यूनिट कर लेता है। ठीक है, तो अब देखो हमको 108 यूनिट टोटल वर्क है। ठीक है, तो 30 दिन में कितना हो जाएगा, 15 × 7 105 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है फिर जो है 105 यूनिट हो गया 30 दिन में, फिर 31वां दिन कौन करेगा, ए करेगा 3 यूनिट जो बचा हुआ काम है, मतलब 31 डेज में जो है ये वर्क फिनिश हो जाएगा अगर ए बी अल्टरनेटली काम करेगा तो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा 31 डेज, डी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो इसमें कह रहा है राकेश एडेड 12% ऑफ हिज सैलरी इन पीपीएफ। तो इस तरह के क्वेश्चन में गाइज हमको क्या करना है, मंथली सैलरी को हमेशा क्या करना है, एज्यूम कर लेना है, कुछ मंथली सैलरी जो है इसको मान लेते हैं, क्या मान लेंगे भाई, 100x मान लेते हैं, कैलकुलेशन इजी रहेगा। ठीक है, तो कह रहा है 12% जो सैलरी का पीपीएफ में डालता है, मतलब 12x जो सैलरी है ये पीपीएफ में डालता है। ठीक है, 3/8 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, तो रिमेनिंग अमाउंट अब कितना हो जाएगा आपको, 88x हो जाएगा ना, ये रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगा, बचा हुआ अमाउंट। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट ये हो गया, इसका जो है 3/8, तो 3/8 कितना हो जाएगा, 33x। 33x जो है ये क्लोथ्स, कपड़े पे खर्च करता है, कह रहा है देखो, इज स्पेंट ऑन क्लोथ्स। ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन पीपीएफ एंड क्लोथ एक्सपेंस, तो पीपीएफ में और क्लोथ में कितना डिफरेंस है भाई, ये आपको है 21x है। ठीक है, ये जो 21x है ये कितना दिया गया है, इज रुपीज 10,500, मतलब 21x आपको 10,500 दिया गया है, तो x कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 500 हो जाएगा, मतलब उसका जो मंथली सैलरी है रुपीज 50,000 है। ठीक है, तो ये हमको पता चल गया। आगे क्या क्या कर है क्वेश्चन में, रिमेनिंग अमाउंट इज स्पेंट ऑन हाउस रेंट एंड अदर एक्सपेंस, तो अब रिमेनिंग अमाउंट कितना रहा देखो, ये जो है, तो गाइज अब देखो ये जो है x का वैल्यू 500 आ गया, टोटल सैलरी हमको पता है, तो आगे क्या कह रहा है कि बचा हुआ जो अमाउंट है ये हाउस रेंट और अदर एक्सपेंस पे खर्च करता है, तो अब कितना बच गया, टोटल सैलरी 100x है, 12x पीपीएफ पे कर रहा है, 33x इतना, यानी 45 खर्च कर दे रहा है, 45x, तो 55x बचा हुआ अमाउंट हो गया ना, ये रिमेनिंग अमाउंट हो गया, यानी ये 55x कितना हो गया आपको, 25 यानी 275, क्योंकि x का वैल्यू तुमको पता चल गया है ना। तो अब इसको जो है ये क्या कह रहा है, हाउस रेंट पे खर्च करता है और अदर एक्सपेंस। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है हाउस रेंट प्लस अदर एक्सपेंस पे खर्च करता है, यानी 27,500, इसको लिख लेते हैं। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाउस रेंट एक्सपेंस इज रुपीज 1500 लेस देन द अदर एक्सपेंस, मतलब अदर एक्सपेंस और हाउस रेंट का जो एक्सपेंस है इसका डिफरेंस कितना है भाई, 1500 दिया हुआ है। तो हमको क्या कह रहा है, देन व्हाट इज द हाउस रेंट एक्सपेंस, मतलब हाउस रेंट एक्सपेंस कितना है हमको निकालना है। तो दो इक्वेशन है, दोनों को क्या करो, तो गाइज ये कितना हो जाएगा आपका, 2 टाइम जो हाउस रेंट एक्सपेंस है ये कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा, 26,000 हो जाएगा, यानी हाउस रेंट एक्सपेंस कितना आ गया, 13,000 रुपया। ठीक है, तो हाउस रेंट एक्सपेंस ही तो मांग रहा था ना, क्या होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, सी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है, तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन आ सकता है, तो मेक श्योर इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, तो ये कह रहा है इन ए बैग ए देर आर 5 रेड बॉल, एक्स ग्रीन बॉल एंड 7 येलो बॉल। तो मेरा बैग ए है, बैग ए है, उसमें क्या है मेरा भाई, बैग ए लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बैग ए में जो है 5 रेड बॉल है, लाल बॉल है,
x ग्रीन बॉल है और जो है 7 येलो बॉल है, ठीक है। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 ग्रीन बॉल फ्रॉम बैग ए इज 5। अब इस बैग से जो है हमको क्या करना है, एक ग्रीन बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी दिया है, तो x ग्रीन बॉल है, टोटल बॉल कितना है, x प्लस 12 है, ठीक है। ये दिया है प्रोबेबिलिटी 2:5, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी ग्रीन बॉल कितना है, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 24 यानी 3x 24, यानी x का वैल्यू 8। मतलब ग्रीन बॉल जो है बैग ए में कितना है भाई, ये 8 है मेरा, ठीक है। x का वैल्यू 8 आ गया। आगे क्या कह रहा है, इन बैग बी देर आर x-3 रेड बॉल एंड x-4 ग्रीन बॉल एंड 6 येलो बॉल। अब एक बैग बी है, अब ये मेरा क्या है, बैग बी है, ठीक है, बैग बी लिख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो x का वैल्यू तुमको पता है ना 8 है, तो क्या कह रहा है 8-3 रेड बॉल यानी 5 रेड बॉल है, और x-4 यानी 4 मेरा ग्रीन बॉल है, और 6 येलो बॉल है, ठीक है। कह रहा है इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम बैग बी, इससे 2 बॉल निकाला जाए, ठीक है, 2 बॉल्स अगर निकालेंगे तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर रेड कलर, तो दोनों बॉल रेड कलर हो। तो देखो रेड कलर का 5 बॉल है, 5 में से 2 सेलेक्ट करना होगा, टोटल कितना है 5 4 9 6 15, 15 में 2 सेलेक्ट करना होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है क्या होगा, तो 5 C2 तो 10 होता है, ठीक है, और 15 C2 कितना हो जाएगा, 15 2 13, 15 गुना 14 बाई 2 7, 15 17 105 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपको, 5 दूना 10, 21, 2:21 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा आंसर, डी विल बी द आंसर। तो इस तरह का ही लेवल रहेगा प्रोबेबिलिटी का, प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा लेवल नहीं रहेगा, तो मेक श्योर इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेना बिफोर एग्जाम। तो अब आते हैं अगला क्वेश्चन एज पे। इसमें कह रहा है सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 41। ए एंड बी का जो प्रेजेंट एज है उसका सम कितना है भाई, 41 साल है, ठीक है। एज ऑफ ए 2 years हैंस, हैंस मतलब बाद में होता है, ठीक है, इज इक्वल टू द एज ऑफ सी 1 year एगो। मतलब ए का जो एज है 2 साल के बाद जो है, ये इक्वल है सी का एज 1 year एगो, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ से सी माइनस ए जो है 3 आ जाएगा। चलो इसको भी लिख लेते हैं। अब मेरे पास दो इक्वेशन बन गया, ठीक है, इसको घेर देता हूँ। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में भाई, कह रहा है एज ऑफ ए 4 year हैंस, मतलब ए का एज जो है 4 साल के बाद जो है कितना होता है, इज इक्वल टू द एज ऑफ बी 1 year एगो, बी का एज 1 year एगो 1 साल पहले, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपका बी माइनस ए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलो इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ दो इक्वेशन है ना मेरा, इससे जो है ए और बी तो पता चल जाएगा, दोनों को ऐड कर दो तो 2b46 हो जाएगा, b23 हो गया। अब b23 है तो ए कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। अब ए 18 हो जाएगा तो सी यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, 21 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी पता चल गया। कह रहा है इफ रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड डी इज 3:4, प्रेजेंट एज ए का एज तो 18 है और डी का एज पता नहीं है, 3:4 है, यानी 6 हो गया। डी का एज कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ सी एंड डी, तो सी का एज कितना है भाई, 21 है, डी का एज 24 है, 24 में से 21 गया 3 हो गया, ठीक है, 24 में से 21 गया 3 years हो गया, ए विल बी द आंसर। जब आते हैं मेंसुरेशन के क्वेश्चन पे, तो गाइस मेंसुरेशन का क्वेश्चन जो है एसबीआई पीओ 2026 के प्रीलिम्स में भी पूछा गया था और बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो मेंसुरेशन के टॉपिक को कोई भी स्किप मत करना, इसके जो क्वेश्चन आते हैं मेंसुरेशन के प्रीलिम्स में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और मेंस में भी इसका क्वेश्चन इतना ज्यादा हार्ड नहीं रहता है, और क्वेश्चन टफ होते हैं, लेकिन मेंसुरेशन के क्वेश्चन पे तो बेसिकली फॉर्मूलाज पे बेस होता है 2D 3D फिगर का, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हो प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं भाई क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। कह रहा है रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग एरिया। तो यहाँ पे गाइस जो एरिया है ये आपको 16√3 है, ठीक है, ये थोड़ा मिस कर गया है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है इज इक्वल टू द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब ये क्या होगा, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है ना। अब ये दिया गया है आपको 16√3, तो देखो √3 से चला गया और ए का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। तो मतलब जो रेडियस सिलेंडर का है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये पता चल गया। एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, मतलब जो है हाइट जो है सिलेंडर का इक्विलेटरल ट्राइंगल के पेरीमीटर कितना होता है, 3a होता है, यानी 24 के बराबर है, ठीक है। तो कह रहा है देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, πr²h होता है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर का, यानी पाई का वैल्यू 22/7 होता है। रेडियस आपका कितना है 8 × 8, और हाइट कितना है 24 है, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है कितना होगा, तो देखो ऑप्शन पाई के टर्म में दिया गया है तो हम लोग पाई के टर्म में रखेंगे, ठीक है। पाई इंटू कितना हो जाएगा, 24 गुना 64 कर दो, कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16 के 6, हाथ में 1, 2 2 14, 4 2 8, 6 2 12, 6 5 8 13 के 3, हाथ में 1, और ये कितना हो गया आपको 2 2 4 1 5, 1536 पाई,
1536 पाई जो है सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा। तो देख लो इसमें ऑप्शन क्या है, 1536 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर है ना, ए विल बी द आंसर। तो गाइज ये जो है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। तो ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है, ठीक है। तो जो आपको रियल आईपीएस 2026 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस ऐसा ही लेवल का रहने वाला है, ठीक है। ज्यादा लेवल नहीं रहेगा, यही लेवल रहने वाला है। तो मेक श्योर मुझे इसका करेक्ट आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में क्या होगा। तो अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ये मिक्सर एलिगेशन पे, ठीक है। इसमें कह रहा है इफ 1 लीटर ऑफ मिक्सर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर 30% इज वाटर, ठीक है। इसमें जो है मिक्सर है एल्कोहल का है और क्या है, वाटर है, ठीक है। 1 लीटर मिक्सर है, अब 1 लीटर में 30% वाटर है, वाटर जो है 30% है, मतलब 0.3 लीटर वाटर है और 0.7 लीटर एल्कोहल है, ठीक है। कह रहा है द अमाउंट ऑफ एल्कोहल दैट मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर। तो मान लेते हैं x लीटर एल्कोहल ऐड करना है, x करता है, ठीक है। तो कह रहा है सो दैट द पार्ट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर बिकम 15%, ठीक है। तो जो x प्लस 0.7 एल्कोहल और वाटर 0.3 जो है, ये कह रहा है वाटर इन द मिक्सचर कितना बन जाए भाई, 15%, तो बचा हुआ 85 अल्कोहल रहे, यानी ये कितना रेशियो बोल रहा है, 17/3 हो जाए। तो यहाँ से हमको क्या करना है भाई, x का वैल्यू निकाल लेते हैं, 3x प्लस 2.1 ये कितना हो गया, 5.1 हो गया, यानी 3x कितना हो गया, 3 हो गया, यानी x कितना हो गया, 1 हो गया, 1 लीटर, यानी क्या हो गया, 1000 मिलीलीटर हो गया, ठीक है। तो हमको क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए 1000 मिलीलीटर विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल पार्ट ऑफ ए हेमी स्फेरिकल बॉल विथ ए फ्लैट सर्कुलर डिटैचेबल कवर एक्सक्लूडिंग द कवर इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब गाइज इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे पढ़ के कंफ्यूज हो जाएंगे, इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। लेकिन देखो जिसका कंसेप्ट क्लियर है, जिसने मेरा मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा होगा, तो वो क्वेश्चन को घबराएंगे नहीं, इसको समझेंगे। देखो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल पार्ट ऑफ ए हेमी स्फेरिकल बॉल, तो हेमी स्फेरिकल क्या होता है, स्फेयर को अगर आप आधा आधा काट दोगे तो वही क्या हो जाता है, हेमीस्फेयर हो जाता है। ये आपका हेमीस्फेयर है, ठीक है। देखो ये जो है इसका रेडियस है, मान लो रेडियस आर है और ये रेडियस है, ठीक है। तो अब जो है कह रहा है सरफेस एरिया जो है स्फेरिकल पार्ट का विद ए फ्लैट सर्कुलर डिटैचेबल कवर। अब ये जो कवर है डिटैचेबल है, ठीक है। तो मतलब सिर्फ स्फेरिकल पार्ट का एरिया, इस पार्ट का एरिया बोल रहा है, दिया गया है, ठीक है। तो इस पार्ट का एरिया कितना होता है, बेसिकली कर्व सरफेस एरिया बोल रहा है हेमीस्फेयर का, तो वो तो 2 पाई r स्क्वायर होता है ना, 2 पाई r स्क्वायर हो जाता है। तो ये हमको कितना दिया गया है भाई, ये हमको दिया गया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर 616 है, ये 44 का 44, ये हो गया 14, तो यानी आर का वैल्यू कितना हो गया, आपको यहाँ से आर निकाल लो। देखो आर स्क्वायर हो गया 7 × 14, यानी कितना हो गया, 98 हो गया। तो हमको आर स्क्वायर का वैल्यू पता चल गया 98 है। क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है भाई, द एरिया ऑफ द कवर इज 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉल। तो बॉल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हेमीस्फेयर जो है उसका वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई r क्यू, जो स्फेयर का वॉल्यूम होता है उसका आधा होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2/3, पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है। और आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 98 है, ठीक है। और √98 कितना हो जाएगा, 7√2, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेशन करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 2032.69 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फेरिकल बॉल। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ई विल बी द आंसर। तो अब आ जाते हैं फिर से डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन में, ठीक है। तो डाटा सफिशिएंसी भी प्रैक्टिस करके जाना, प्रीलिम्स में आएगा ही आएगा, मेंस में तो आता ही है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है आईपीएस 2026 के, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को जाके एग्जाम हॉल में देखते ही सरप्राइज हो जाना। मेक श्योर जितने तरह के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्वांट में आपके किस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो उसमें डाटा सफिशिएंसी भी मैंने बोला है ना, 2 स्टेटमेंट वाला आ सकता है, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट वाला, 3 स्टेटमेंट वाला सब प्रैक्टिस करके जाना, हो सकता है 3 स्टेटमेंट वाला भी दे दे, ठीक है। मॉडरेट लेवल पेपर आता है, लेकिन इजी क्वेश्चन देंगे, इजी टू मॉडरेट रहेंगे, ठीक है। इसमें कह रहा है द फॉलोइंग क्वेश्चन आर एक्कम्पनीड बाई 3 स्टेटमेंट ए बी सी, ठीक है। 3 स्टेटमेंट है, यू हैव टू डिटरमाइन विच स्टेटमेंट इज आर सफिशिएंट नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, मतलब किस स्टेटमेंट से मेरा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो हमको ये बताना है, ठीक है। तो अब देखो इसमें कह रहा है द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ जावेद एंड अख्तर। अच्छा जावेद एंड अख्तर, एक्चुअली जावेद अख्तर एक पर्सन है, लेकिन ये जावेद अख्तर अलग अलग है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ जावेद एंड अख्तर का जो एज है उसका रेशियो कितना है भाई, 6:11 है, लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 years एगो।
मतलब 5 ईयर एगो उसका मतलब J-5/A-5 क्या होगा, बेसिकली यही पूछ रहा है ना। तो मतलब हमको अगर जावेद और अख्तर का जो है अगर एज पता चल गया, किसी एक का भी पता चल गया तो दूसरे का पता चल जाएगा इससे, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। पहला में कह रहा है ए में द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 25, मतलब जावेद और अख्तर का जो एज का डिफरेंस है, तो इसमें क्या हमको दिया गया है, पहला स्टेटमेंट में कह रहा है, पहला स्टेटमेंट में क्या कह रहा है ए में, डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, मतलब अख्तर जावेद और अख्तर का जो एज का डिफरेंस है वो 25 है, तो ये इससे तो बिल्कुल बन जाएगा। देखो रेशियो पता है, डिफरेंस पता है, तो ए से तो आंसर निकल जाएगा। बी में क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स, चलो इससे भी निकल जाएगा, ये तो डायरेक्ट बोल सकते हैं। सम ऑफ देयर एजेस इज 85, सम भी दिया है, रेशियो तो स्टार्ट में ही दिया है, सम दिया है तो इससे भी निकल जाएगा, मतलब किसी भी से निकल जाएगा। एनी वन ऑफ ए बी सी सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को बनने में तो 30 सेकंड से भी ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 30 सेकंड के अंदर ही बना लोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो प्रीलिम्स में जो है डाटा सफिशिएंसी के इतने ही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें बी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये जो है आपका मेंसुरेशन पे डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको इसमें कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टू एडजेसेंट वॉल ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल विच हैज नो विंडो और डोर, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर हॉल को पेंट करने का कॉस्ट क्या होगा वॉल को, वो निकालना है। पहले स्टेटमेंट में क्या है भाई, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हॉल इज 24 स्क्वायर मीटर, ठीक है। एरिया बेस का पता है, लेकिन हमको तो वॉल का निकालना है, और इसमें ये भी नहीं दिया पेंटिंग का रेट क्या है भाई, ठीक है। ब्रेथ लेंथ एंड हाइट ऑफ द हॉल दिया है, रेशियो दिया है, चलो ठीक है। इससे जो हमको एरिया पता चल जाएगा, लेकिन उसमें भी एग्जैक्ट नहीं। और तीसरा में क्या है, एरिया ऑफ वन वॉल इज 30 स्क्वायर मीटर, तो मतलब चलो वन वॉल का एरिया दिया है, तो इससे हमको मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट पता चलेगा, लेकिन हमको चाहिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग चाहिए। तो इसमें तो हमको क्या है, और भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट तो देना चाहिए ना, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट कितना लगेगा, ये तो किसी स्टेटमेंट में भी नहीं है 1 2 3 में। तो इसमें हम लोग डाटा इनएडिक्वेट करके जाने देंगे, ठीक है। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन का बहुत कॉमन सेंस लगाना था आपको, कि पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगा, और कहीं भी कॉस्ट पर यूनिट का जिक्र ही नहीं है, तो मतलब आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि इसमें डाटा मतलब एडिक्वेट नहीं है, कि तो ई विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं अगले डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन पे। ये आपका टाइम एंड वर्क पे बेस है। इसमें कह रहा है 8 men एंड 6 women कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 21 डेज। 8 आदमी और 6 औरत किसी काम को कितने दिन में कर लेती है भाई, 21 डेज में कर लेती है। इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर 12 men एंड 9 women टू कंप्लीट द सेम वर्क। 12 men और 9 women जो है उस काम को कितने दिन में कर लेगी, हमको ये निकालना है, ठीक है। तो गाइज देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है इसमें देखो ये जो है आपको इसको 1.5 कॉमन ले ले तो ये कितना हो जाएगा, 8 men प्लस 6 women। अब देखो ये हमको पता है 21 डेज लेता है, तो 1.5, इसका जो है 1 डे का वर्क कितना है, 1/21 है ना, तो इसका 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 1/21 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 12 men और 9 women जो है काम, तो गाइस ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/14 आ जाएगा, मतलब 12 men और जो 9 women है काम को कितने दिन में कर लेगी, 14 दिन में कर लेगी। तो मतलब ये तो क्वेश्चन में ही हमको आंसर का पता चल गया, ठीक है। मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया गया था इसी से हमको पता चल गया कि 12 men और 9 women कितने दिन में काम कर लेगा, 14 दिन में कर लेगा, ठीक है। तो गाइज इसमें जो है आंसर क्या होगा, इसमें ए बी सी देखने की भी जरूरत है, बोलोगे नो नीड ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, ई ऑप्शन को टिक मार के आगे बढ़ोगे। इसमें चेक क्या करना है, इसमें तो जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको जो पहला जो मतलब वो है स्टेटमेंट है वही से आंसर आ गया, ए बी सी को चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो नो नीड ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, भाई जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है उसी से हमको आंसर पता चल गया। तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना, जरूरी नहीं है जो ऑप्शन में, ऑप्शन को ध्यान से देखना थोड़ा, उसके बाद मतलब सेलेक्ट करना सही ऑप्शन क्या है। तो गाइज इसका जो लास्ट क्वेश्चन है डाटा सफिशिएंसी का ट्रेन पे, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। तो आज आपको मैंने बहुत अच्छे चैलेंजिंग क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, तो सारे क्वेश्चन का मुझे आंसर बताना, करेक्ट आंसर बताना, ठीक है। और मेक श्योर क्वेश्चंस को फास्ट सॉल्व करना, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है। तो गाइज आपको जो है इस तरह की प्रीलिम्स और मेन एसबीआई पीओ मेंस की जो है उसकी भी वीडियो आएगी, बहुत सारी आने वाली है, ठीक है। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो। इसके अलावा जो है आईपीएस पीओ
प्रीलिम्स और मेंस दोनों की वीडियो आएगी, ठीक है? क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अब आपके 2 हफ्ते बचे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा प्री के भी वीडियो डालने की। प्री में आपको बताऊँगा स्पीड और एक्यूरेसी से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, चाहे वो डीआई हो, कैसलेट हो, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम हो। तो आज जो मेरा फोकस था अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना, अरिथमेटिक क्वेश्चन पे फोकस था कि उसको सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या है, ठीक है? तो गाइस आने वाले टाइम में एसबीआई 2026 मेंस की भी बहुत सारी वीडियो आएगी, आईपीएस 2026 मेंस की भी बहुत आएगी। प्री की जो है फास्ट मैथ की वीडियो भी लाऊंगा मैं, ठीक है? तो मेक श्योर मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। अब टाइम बहुत कम बचा है, तो मेक श्योर अपना 100% एफर्ट ईच एंड एवरी डे लगाओ, ठीक है? और फोकस करो, जो गलतियां कर रहे हो मॉक्स में उससे सीख के, मतलब जो टॉपिक कमजोर है उस पे सेक्शनल टेस्ट दो और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जिससे आपका वो जो टॉपिक है इंप्रूव हो जाए एग्जाम के पहले, ठीक है? तो गाइस चलो, होपफुली आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा। इसमें जो डिफरेंट अरिथमेटिक क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के, उसको हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, जो आपको आईपीएस 2026 के प्रीलिम्स में आ सकता है, ठीक है? तो इस तरह की गाइस वीडियो आते रहेगी। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉयिंग। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।